करते जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लगेगा तो यहाँ पे ऐसे नोट डाउन करते जाऊंगा। जैसे नोट डाउन क्या करूंगा, पे स्टेटमेंट 2 अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इधर लिखता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार में डेटा मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। नेगेटिव स्टेटमेंट, क्रॉस। एक काटा, एक काटा, एक काटा, या तो बी होगा या सी होगा, दोनों में से आंसर होगा। चलो देखते हैं तीसरा सही है या 2 और 4 सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। चौथा देख लेते हैं। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। दोनों में से एक के लिए अनिवार्य है। अब मुझे चूज करना है किसके लिए ज्यादा मैंडेटरी होगा। सीधी सी बात है भाई, संचित निधि की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर इज बी। इजी कर सकते थे यार आप लोग आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां किसमें है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे दबा के करोगे ना कि भाई किसमें। अखिल भारतीय सेवा गठित करने में किसकी है, राज्यसभा की ज्यादा है। सरकार हटाने के विषय में लोकसभा की ज्यादा है। कटौती प्रस्ताव में लोकसभा की ज्यादा है। एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, ओनली बी। ठीक है, तो बी था आंसर इसका। इजी क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, एमपी लेड स्कीम के बारे में। ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना के बारे में है। कौन सा सही है, देखो ये इसको इसको देखो, ये सही लिखा। ठीक है, सही है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4, 3 4 3 4, चलो देखते हैं। एमपीलैड के लिए क्या यूज हो सकता है। निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। सीधी सी बात है, ऐसा तो हम चाहेंगे कि भाई ऐसी फर्जी चीजों में ना लगे, नहीं तो 5 करोड़ मंत्री 5 मिनट में निपटा देगा। तभी तो एक तो पक्का ऑप्शन में है, ये तो हमारा इधर ना मैं क्या कर रहा हूँ अब आगे से, 1 2 3 और 4, मतलब ये है, ये ए है, ये बी है। इसको मैं लिख देता हूँ। इधर ऑप्शन ए, इधर ऑप्शन बी, इधर ऑप्शन सी, इधर ऑप्शन डी। तो इसका मतलब यहाँ समझ लेना। तो ये काट रहा हूँ, इसका मतलब इधर से देखते रहना। तो मेरा कौन सा कट गया, ऑप्शन बी कट गया भाई। ठीक है, तो जैसे ही ऑप्शन बी कटा तो अब मेरे पास बच गए दूसरा, देखते हैं। क्योंकि इसमें एक नहीं है, निधि को एक अंश एस टी एस सी जनसंख्या के लिए प्रयुक्त होगा। हाँ भाई, जेनेरिक स्टेटमेंट है, दूसरा तो सही होना चाहिए, लेकिन दूसरा पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। 1 2 तो अपने आप सही हो गया, पहला सही है तो दूसरा सही हो गया। पढ़ने की जरूरत है कौन सा, तीसरा और चौथा। तीसरा पढ़ लेते हैं। निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत होती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं किया जा सकता। क्या ये पॉसिबल है। नहीं तो मंत्री जी हर साल करते ना खर्च, 5वें साल पे क्यों याद आती है उनको। फिर चुनाव के टाइम पे 5 करोड़ का पैसा कैसे अग्रेसित होके नहीं करते भाई। 25 करोड़ लास्ट में चुनाव के टाइम पे कैसा रेवड़ी बटती। प्रैक्टिकल ही नहीं है। नेताजी ऐसा होने देंगे कि हर साल दे दो तो और 5 5 करोड़ देते रहेंगे तो 4 साल में विकास होता रहेगा, 5वें साल 5 ही करोड़ बचेगा। 5वें साल कैसे विकास करेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट काटोगे, तीसरा जैसे ही काटा आपने, ये सी भी कट गया। अब चौथा देखते हैं। कम से कम 10% कार्यों को, देखो जब भी लिखे कम से कम, ऐसे वर्ड ना जनरली सही होते हैं। कम से कम 10% कार्य को जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। हाँ भाई, कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा अधिकतम, बोल रहा मिनिमम इतना तो करो भाई कि 10% वो करो। तो आंसर इज डी। आसानी से आप इसको कर सकते थे। चलो नेक्स्ट। चलो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मूल अधिकारों में अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किसमें, समता का अधिकार। आर्टिकल आंसर डी। आंसर इज डी। चलो भाई, अगला है सेपरेशन ऑफ पावर किसमें किया गया है, कार्यपालिका। आर्टिकल 51, आपको पहले से पता है। डीपीएसपी कोई इशू नहीं था, आंसर इज बी। माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट
भी सम्मिलित रहते हैं। अब मैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस में ना एलिमिनेशन नहीं लगा रहा हूँ, जो इजी क्वेश्चन है उन पे आपकी समझ पहले से काफी बन चुकी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, अब इसमें मैं क्या एलिमिनेशन लगाऊं? देखो, सातवीं अनुसूची किसका है? परंपरागत व्यवहार द्वारा, संविधान की उद्देशिका द्वारा। ये ऑप्शन कटवाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें, 1 से 51 आर्टिकल आप पढ़ चुके हो, उसमें एलिमिनेशन बताने का कोई मतलब नहीं है। एलिमिनेशन संवैधानिक सरकार का क्या मतलब? विधानमंडल द्वारा सरकार, ना जी ना। लोकप्रिय सरकार, नहीं जी नहीं। बहुदलीय सरकार, तो संवैधानिक सरकार क्या? सीमित सरकार, कि भाई संविधान क्या करता है कि गवर्नमेंट की लिमिटेशन तय करता है कि भाई साहब आपकी लिमिटेशन कितनी होगी, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। इस प्रकार आंसर इज। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए आपको, अब देखो, UDHR 1948 है, निम्नलिखित में से इनके सिद्धांतों को कौन कौन प्रतिबिंबित करता है? अब देखो, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की होगी, जस्टिस की बात की होगी, इक्वलिटी की बात की होगी ना, बेसिक तो की होगी, ह्यूमन राइट है तो इन सारी चीजों की तो बात हर जगह कर चुके हैं भाई ये। उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, पांच स्वतंत्रता, संप्रभुता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बेसिक चीजें वो तो होगी होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। अवसर की समानता की बात करेंगे, मानव अधिकारों को में जीवन की सुरक्षा की बात तो करेंगे ही करेंगे। डीपीएसपी में होगा, डीपीएसपी में होगा। मूल कर्तव्य में होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भाई। मूल कर्तव्य में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है? कितना है? राष्ट्र का सम्मान करे, महिलाओं का सम्मान करे, वन्य जीवों का संरक्षण करे, तो बेसिक चीज है। तो आंसर इस वजह से इसका आंसर होगा फिर से। अरे समझ रहे हो? नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, इसको समझते हैं ना थोड़ा। ये बोल रहा है कि नालसा द्वारा लीगल सर्विस अथॉरिटी निःशुल्क सेवाएं प्रदान किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 39 एक का प्रोविजन कौन से 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? इसमें क्या गया था? लीगल सर्विस नालसा की प्रदान, लीगल एड की सुविधा प्रदान की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी द्वारा, है ना। चलो इसकी बात करते हैं अगला, कि निःशुल्क किससे प्रदान किया जाएगा? 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है, भाई दूसरा ऑप्शन कहता है 2 लाख से कम आर्थिक आय ट्रांसजेंडरों को, हाँ भाई ट्रांसजेंडर वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है। 3 लाख से कम आय वाले ओबीसी, इनको भी दिया जा सकता है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को, अरे भाई सभी वरिष्ठ नागरिक में तो मोदी जी भी आ गए, सभी वरिष्ठ नागरिक में अनिल अंबानी भी आ गया। उसको क्या नालसा की फ्री लीगल सर्विस ऐड की जरूरत है? हाँ जी ना भाई, 4 हटा दो। या तो ए होगा और या सी होगा। ये दो तो कट ही गए, बी भी कट गया और डी भी कट गया, क्योंकि एक आ रहा है दोनों में।
सॉरी 4 आ रहा है, ठीक है। अब तुम देख लो कि 2 और 3 को दोगे या 1 और 2 को दोगे। अब देखो, ये आदमी 3 लाख वाला ओबीसी को प्रायोरिटी दोगे या 1 लाख वाला जनरल का? मैं तो दूंगा भाई 1 लाख। जनरल वाला आदमी ज्यादा गरीब है, इसलिए उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ओबीसी वाले की लिमिट में भी हो सकता है अलग हो, तो इसको मैं इसलिए प्रायोरिटी करके किसको दूंगा? ए। ये वैसे आपका टाइप वाई वाला क्वेश्चन है या टाइप बी वाला क्वेश्चन है, इसको आप एलिमिनेशन में जाओगे तब ये वाला ऑप्शन चूज करोगे कि मैं प्रायोरिटी किसको दूं। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन। चलो भाई, ये कह रहा है कि भाई साहब अल्मा आटा घोषणा पत्र लोगों के स्वास्थ्य। चौथा देखते हैं पहले। अंडर टू कोलिएशन की बात कर रहे हैं। अंडर टू कोलिएशन किससे संबंधित है? अंडर टू मतलब दो, अंदर दो के अंदर रखना। बाल अधिकार को 2 साल से कम बच्चों को क्या अधिकार दोगे भाई? नहीं, उनका ऐसा कोई प्रोविजन हम नहीं करना चाहेंगे। तो ये तो 4 तो पक्का नहीं है, तो डी आंसर तो कट गया हमारा। डी कट गया जी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। एक ऑप्शन कट गया और बी भी कट गया। या तो ए होगा या सी होगा। हमारा टाइप हो गया वाई। हम छोड़ के भी जा सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं इसको। चल अब छोड़ के चले गए, दोबारा आ रहे हैं। अब देखो, तालानोवा डिक्लेरेशन वैश्विक जलवायु परिवर्तन से थी, ये तो मुझे पक्का पता है। जैसे ही मुझे 3 पता चला, आंसर इज सी। तुम्हें 100% नॉलेज होना जरूरी नहीं है एग्जाम में, प्रीलिम्स में। तुम्हारा दिमाग 100% एक्टिव हो, ये जरूरी। समझ रहे हो मेरी बात? हो गया आंसर। अब आपको पता चल गया आल्मा आटा किससे संबंधित है। बच्चों लोगों के स्वास्थ्य से हेग समझौता किससे नहीं है? जल जैविक और उससे। चलो, अगला सवाल देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है? अरे भाई, संसदीय व्यवस्था किसको बोलेंगे? जहाँ पे मंत्रिपरिषद, लोकसभा या संसद की मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी। सीधी सी बात है। अब देखो, पहला, सभी राजनीतिक दल सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। भाई साहब ऐसा तो बहुत सारी सरकारों में हो सकता है, मिक्स वाले में भी होता है। अर्ध मतलब अर्ध संसदीय, अर्ध उसमें राष्ट्रपति शासित, तो राष्ट्रपति वाले में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये बात एकदम खरी खरी है, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट आप बात कर रहे हैं जी। ये बात आपकी मान मान सकते हैं। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ये तो सभी में हटाई जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी एक तरीके एक बार तो इम्पीचमेंट पे ला ही सकते हो आप। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है। ठीक, आ जाएगी, अब आ जाएगी। वो कोई साइन के लिए आ गया था बस, ठीक। तो बी हम लोगों ने कर दिया था, ए हम लोगों ने क्रॉस कर दिया था। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है, अरे भाई हर जगह होती है। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है, पूर्व नहीं हटाई जा सकती, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हवा में बना रहा है। इजी ऑप्शन। कल्याणकारी राज्य, ये तो 1000 बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें तो मेरे हिसाब से तुम्हें नींद में भी मार देना चाहिए। कहाँ पे भी कल्याणकारी राज्य, तो डीपीएस पे तुरंत चिपका दो। ठीक है,
5000 बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। चलो, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे और संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार, लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये बात सही है कि संघवाद जो मूल ढांचा है उसमें संघवाद है, पंथ निरपेक्षता है, मूल अधिकार है और लोकतंत्र, ये ठीक है। लेकिन क्या ये संविधान में है? और जब भी मैंने तुम्हें बोला है कि संविधान में भली भांति परिभाषित है, संविधान में वर्णित है, संविधान ने नाचा दिया, संविधान संविधान गा रहा है इसके बारे में, तो फर्जी स्टेटमेंट है, तुरंत काट दो। तो ए कट गया हमारा और सी भी कट गया। भारत का संविधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। इसकी लैंग्वेज ना थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन भारत का संविधान जुडिशियल रिव्यू के लिए जो एग्जैक्ट लैंग्वेज थी ना, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। देखो, इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज में तुम्हें दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा, इसी में मिल जाएगी ना। हाँ, कितने नंबर क्वेश्चन है? ये देखो, ये क्वेश्चन अब पढ़ पा रहे हो सही से? भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कर। भारत का संविधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है भाई साहब आर्टिकल 13 के तहत। आर्टिकल 13 के तहत ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। बट नागरिकों की स्वतंत्रता और जिन आदर्शों पर संविधान आधारित है उनकी सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, नहीं। अरे भाई, जिन आदर्शों पर संविधान आधारित है उनके तो आपने फिक्स ही नहीं कर रखा क्या है, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधानवाद है। और संविधानवाद को आप न्यायिक पुनरावलोकन में कैसे डाल सकते हो? हर चीज तो न्यायिक पुनरावलोकन में नहीं आएगी। ये इसका ट्रैप था। आंसर इज डी। आंसर इज डी। चलो भाई, गांधीवाद मार्क्सवाद की सहमति पाई गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, अब ये देखो, ये ठीक है ना? यहाँ पे आधी स्क्रीन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे और सोल्व भी यहाँ होता रहे। ठीक है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक सहमति किस पर बनी? ठीक है, वर्ग संघर्ष पे। गांधी जी तो एकदम विरोध में थे। निजी संपत्ति की समाप्ति, ये बात सही है, लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति गांधी जी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे उसका वितरण। आर्थिक नीतिवाद तो इसने जबरदस्ती चेप दी। आंसर इज राजनीतिक समाज की बात करते थे दोनों के दोनों। चलो, नौकरशाही के लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? कि नौकरशाही, सीधी सी बात है, नौकरशाही क्या करेगी? बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे तुम में से इसका आंसर? इसका आंसर डी, डी है सर। तो भाई, ये बेसिक आपको आंसर पता है, ये कि लोक नीति का क्रियान्वयन करता है। देखो, ये भी स्टेटमेंट सही है, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करता है, ये बात भी ठीक है। संसदीय लोकतंत्र को विस्तार देने वाला, ये भी बात ठीक है। राजनीतिक स्थायित्व को देने वाला बात, ये भी सारी बात सारी ठीक है। इनमें कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है ऐसे। लेकिन एक्चुअल काम क्या है जी इनका? लोक नीति का क्रियान्वयन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान की उद्देशिका 1000 बार करा चुका हूं। संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखता, बात तो सही है। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता, पॉसिबल नहीं है। संविधान का भाग है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखते हैं जैसा कोई अन्य भाग में भी। संविधान का भाग है किंतु इसे
अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक महत्व नहीं। कौन सा सही है आंसर? डी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इस संविधान का तो आंसर है डी। ये आप पहले भी कर चुके हो, ऐसे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। पर देखो इसमें तो बाकी ऑप्शन कैसे कटे, आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती केस और बेरूबारी केस, उनके बारे में अगर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है तो आप आसानी से। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है, नहीं भाई, स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग है, कोई भाग नहीं है, ये तो इसने बोल ही दिया भाग नहीं है, तो मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव है जैसा कोई अन्य भाग नहीं जी नहीं। अन्य का प्रयोग व्याख्या में भी कर सकता है, किसी चीज के निर्वचन में भी कर सकता है, वो शक्ति का स्रोत भी है, लेकिन ये संविधान की शक्ति का मतलब स्रोत नहीं है। इसमें संविधान संशोधन तो कर सकता है लेकिन कोई इसका विधिक प्रभाव नहीं। चलो, फंड ट्रांस के बारे में क्या है? सही चल रहे हैं ना हम? बाकी सारे क्वेश्चन हो गए थे ना? चलो, रिजर्व ट्रांस नाम से पता चल रहा है, रिजर्व ट्रांस विश्व के नहीं भाई, केंद्रीय बैंक के क्रिया को नहीं, डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को एक लाख साख प्रणाली के माध्यम नहीं, डब्ल्यूटीओ साख जैसा कुछ काम ही नहीं करता। अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, IMF और उसके सदस्यों के प्रति साख प्रणाली एक बना रखी है, उसको ही हम प्रायोरिटी देते हैं। तो रिवर्स ट्रांस आपको पता होना चाहिए। रिवर्स ट्रांस क्या होता है कि भाई आपके 100 रुपए है तो आपके पास 75 रुपए कहाँ होते हैं, देश के पास 25 रुपए कहाँ होते हैं, ये डॉलर में होते हैं किस में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन सा कथन सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे। अरे भाई आर्टिकल 37 क्या कहता है? काट काट। चलो भाई, आर्टिकल 2 और 3, स्टेटमेंट 3 देखते हैं। इस भाग को अधिकृत सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, बताओ मुझे। अरे प्रभावित करेंगे भाई, प्रभावित ऐसे थोड़ी बोल रहे यही बना देगा, दुनिया बदल देगा, आग लगा देगा, आंसर इज डी। चलो, भारत के संविधान के अनुसार फर्जी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान की योग्य मंत्री बनाया जा सकता है। हाँ भाई, 18 साल का व्यक्ति मतदान के लिए योग्य हो जाता है और उसको तुरंत मंत्री बना दो। मंत्री की उम्र कितनी कर रखी है? 25 साल। चलो, स्टेटमेंट क्लोज। आज कोचिंग वालों की आंसर की तुम लोगों ने देख ही ली है ना, उनकी नॉलेज तुम लोगों ने देख ही लिया, धंधा देख ही लिया उनका। अब धंधे के बारे में क्या कहूँ इससे ज्यादा। तो अलर्ट रहो, सावधान रहो, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध की दोषी पाया जाता है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया गया हो, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर परमानेंट, भले ही वे कारावास से मुक्त हो चुका ना जी ना। स्टेटमेंट इज ठीक है। 1 मिनट मुझे समय दो। पत्र आउट कर सकता है। हाँ भाई, बात सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों, भारत का संविधान फर्जी स्टेटमेंट, एक दिन में कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद चलाना आवश्यक हो। बात तो सही है। आंसर इज 1 and 3। ये सवाल मैं आपको काफी बार करवा चुका हूँ, ठीक है। मिरासीदार नाम से कितना है, मिरासीदार। जब आप PYQ की टर्मिनोलॉजी पढ़ लोगे और जो टर्मिनोलॉजी आपको दी है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगेगा कि नहीं यार, बेनियान तो ईस्ट इंडिया कंपनियों के एजेंट हो सकते हैं। मिरासीदार नाम से पता चल रहा है, मिरासीदार, मिरासीदार कोई नामित राजस्व हो सकता है। मिरासीदार मतलब उसका कोई दार है, कुछ ना कुछ तो उसके पास होता होगा, तभी तो वो राजस्व दाता कुछ हो सकता है। तो 2 और 3 तो लगा है। ओरांग ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई हथियार वथियार का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, खाने का नाम हो।
थोड़ा टर्मिनोलॉजी लगा के कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक भी आप अपना सकते थे। आंसर इज 20। अब ज्यादा ट्रिक व्रिक ना, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो उनको समझते रहना जल्दी जल्दी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन और बौद्ध मैंने तुम्हें बता दिया, मिक्स करेगा। ठीक है, तो स्थाविरवादी महायान बौद्ध से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की शाखा है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण महायान शाखा को प्रोत्साहित किया। अब देखो इसमें एक बनेगा, एक तो महासंघिक है, एक लोकोत्तरवादी। महासंघिक लोकोत्तरवादी। अब बोल रहा है महासंघिकों द्वारा देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। महासंघिक, महायान, महायान में देवत्वारोपण, तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्लियर? चलो, लोकोत्तरवादी संप्रदाय ने बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। भाई साहब, या तो लोकोत्तरवादी होगा या फिर महासंघिक ही होगा। ठीक है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा। अब ये महासंघिक संप्रदाय था जो महायान धर्म पर स्थित था, उसमें एक शाखा थी लोकोत्तरवादी। ठीक है, और दूसरी है स्थाविरवादी, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब या तो महायान से या तो ये होगी, महासंघिक होगा, लोकोत्तरवादी होगा, या फिर स्थाविरवादी होगा। तीनों तो एक उससे होंगे नहीं, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट तो पक्का गलत है, तो ये भी आंसर नहीं है। अरे एक चीज समझ में आया तुम्हें? मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब तीन तो मुझे पता था कि मैंने इसको इसलिए मान लिया कि महासंघिक महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो मे भी ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। एक शाखा थी, उसकी कोई और भी शाखा होगी, लेकिन उनमें से एक ही ये थी। तो मैं इसको सही मान रहा हूं, तो आंसर बी है क्या इसका? बता देना भाई, मुझे याद नहीं है, गलत हो जाएगा। सही है सर। औद्योगिक क्रांति के 19वीं, अब देखो, औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध मतलब 19वीं शताब्दी 1800 के आसपास। ठीक है, भारत में पड़े एक प्रभाव 1800 से 1850 तक की बात कर रहे हैं, सब पूर्वार्ध तो यही हुआ। ठीक है, तो अभी क्या बोलना चाह रहे, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, एक दिन नहीं सत गया। भारत के वस्त्र उद्योग मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है, फर्जी चीज है, चलो हटो। देश में अनेक भागों में रेलवे लाइन, ये तो 1854 में बिछी थी। ब्रिटिश उत्पाद आयात पर भारी शुल्क, ब्रिटिश उत्पाद के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। ब्रिटिशों ने क्या किया कि इंडिया में अगर ब्रिटिश का उत्पाद आया तो उसको भारी शुल्क लगाने, फर्जी स्टेटमेंट की बात करें, आंसर इज। कई बार ना आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि आंसर होगा या नहीं होगा, पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ो, तुम्हें अपने आप कटते जाएंगे उस स्टेटमेंट, सीधा आंसर मत लगाओ कभी, तुम्हारे सिली मिस्टेक और दूर हो जाएंगे अगर तुम ऐसे करोगे ना तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ काल से कालानुक्रम क्या था? अब तुम्हें ये पता है कि चोल और पल्लव में, पल्लव पहले आए थे, चोल बाद में आए थे, ये प्राचीन काल से आरंभ कर रहा है, तो दो पहले आएगा और तीन बाद में आएगा। ये क्या स्टेटमेंट ठीक है? क्या मैं ये बात सही बता रहा हूँ आपको? इतना तो पता ही होगा जिस जो अनपढ़ होगा उसको भी। तो भाई दो पहले आना चाहिए, तीन बाद में आना चाहिए, दो स्टेटमेंट तो कट गए। अब बताओ, दो, चार, एक, तीन, दो, एक, तीन, तीन, मतलब इन दोनों में पहले देख कि चार पहले आया था या एक पहले आया था। चार में कौन है? गोपाल। और एक में कौन है? गुजर प्रतिहार। तो देखो, गोपाल इधर पाल वंश की स्थापना की थी, 500 के आसपास आया था थोड़ा, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर है सी। पाल को मैं पहले डालूंगा और गुजर प्रतिहारों को बाद में डालूंगा।
ठीक है। आप इनके संस्थापकों के बारे में, ये कब हुए थे, इनका मैंने एक डायग्राम में, एक टाइमलाइन में आपको पहले बता चुका हूँ कि कहाँ से पढ़े। अब देखो, उपवाक्य उत्तर हर्ष काल में फेमस था हुंडी। अब देखो इसके ऑप्शन, अगर तुम्हें नहीं पता तो मजे आएगा। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। राजा का यही काम था कि अपने जो जूनियर थे सबको रोज परामर्श देगा। अरे राजा को परामर्श देंगे या राजा उनको परामर्श देगा? राजा इतना ठलुआ है कि भाई तू आज ये करेगा, केवल आज से तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो राजकाज में प्रभावित हो। प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, ये हो सकता है कि भाई उसको हुंडी बोले। ठीक है। विनिमय पत्र, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। सामंत बोलेगा भाई ये हुंडी है तुम्हारी, ऐसा सुना तुमने? या तो इन दोनों में से एक होगा। अब प्रतिदिन का जो लेखा जोखा अंकित करने वाली बही को हुंडी क्यों बोले, ये भी एक आध दिक्कत है कि उसको हुंडी बोलेंगे प्रतिदिन तो कितनी हुंडियां बन जाएगी। अरे भाई ऐसे समझो ना, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने के लिए सबकी हुंडी अलग अलग होगी। एक दिन सुबह की अलग भर गई तो फिर हुंडी भर गई। अब देखो विनिमय पत्र ज्यादा वो लग रहा है कि भाई एक जो एक एक्सचेंज वो वाला कुछ होता होगा, यहाँ से ले जाओ वहां पे ले जाके दे दो और पैसे का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आंसर इज सी। टाइप, अगर आपको कुछ नहीं पता तो वाई सर, या टाइप बी में से ए पे जा सकते थे आप, है ना। उसके लिए आपको थोड़ा डाउट हो सकता था। सर बताओ गांव भाई, में कुछ पहले बोलना इसके चाह रहे लिए ये भी बोलते थे। सर गांव में पहले हैं। बड़े बूढ़े हाँ जो होते थे वो ये बोलते थे हमारे पास हुंडी नहीं रखी है, तो वो पहले एक दिमाग में ये शब्द बहुत पहले से सुना सुना भी रहता है। हाँ हाँ, तुम तो पैसे वाले लोग हो ना। चलो कोई नहीं, मजाक करता रहता हूँ भाई, बुरा मत मान जाना कोई भी। किसी की भावनाएं आहत हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सही बोल रही है वैसे ये लड़की। चलो भाई, सखाराम गणेश देवस्कर, देशेर कथा लिखी भाई ने। ठीक है, देशेर कथा। देखो इसमें देखो, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य के मस्तिष्क का सम्मोहन विजय की चेतावनी दी। आपने दिया होगा इंडियंस के बारे में अच्छा बोला होगा, उनके बारे में वो दिया होगा। इस पुस्तक ने स्वदेशी नाटकों और लोकगीतों को प्रेरित किया। ये तो कोई भी किताब करेगी, कोई सी भी, तो दो तो पक्का आंसर है। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के लिए किया गया। अरे भाई नाम पता है, नाम है मराठी, रह गया बंगाल में और उसके लिए उसको बोलेगा देशेर कथा, बंगाली कथा। अरे बाबा, अरे दादा, चलो ना। आंसर है 1 एंड 2। थोड़ा कॉमन सेंस जिंदा रखना चाहिए था, इसके लिए कोई बुक नहीं मिलेगी तुम्हें, कोई भी बुक में आंसर नहीं मिलेगा ये। गांधी इरविन समझौते ने क्या क्या किया? पुलिस की ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति कर ली। क्या बात कर रहे हो? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, बात तो सही है। असहयोग आंदोलन संबंधी जारी किए जाने वाले अध्यादेशों को वापस लेना, इसका तो मतलब ही नहीं है। अब देखो, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने वाले गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति कर ली। अच्छा क्या बात कर रहे हो भाई, पुलिस की ज्यादतियों ने जो किया उनकी जांच करेंगे और उनको सबको सजा देंगे। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का उपयोग नहीं था। ये बात तो सही है। 1 और 4, तो जिसमें 1 और 4 आंसर, जिसमें एक सही है 4 सही है, आंसर ही आना भी चाहिए था इसका आंसर, लेकिन इन्होंने बाद में असहयोग आंदोलन को किससे मिक्स कर दिया, मुझे पता है। अब ज्यादा बता दूंगा तो सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है। ये आंसर यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया था क्वेश्चन को। विटाल वधवंशक किसके द्वारा पहली मासिक पत्रिका थी भाई साहब? ये कौन लिखेगा? गांधी जी? चलना। अंबेडकर ने लिखी हो तो मुझे पता होता। ज्योतिबा फूले ने एक वो बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उनको इतना फेमस कर रखा था। देखो कई बार मैं अपने नॉलेज जो पढ़ा हुआ है ना उस पर यकीन रखो कि तुमने उसके बारे में कहीं ऐसा पढ़ा है क्या? क्या वो अस्पृश्य समुदाय के लिए लोगों को लक्षित प्रथम मासिक पत्रिका विटाल वधवंशक, पहली मासिक पत्रिका कौन लिखेगा, किसने लिखी होगी इनमें से? गांधी जी तो बहुत बाद में आए थे। अरे 1905 के आसपास तो भारत में आए थे, तभी तो लिखेंगे, उससे पहले तो कितना
1700 से और 1905 के बीच कितने सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे? किसी ने तो लिख दी होगी। भीमराव अम्बेडकर ये खुद बहुत लेट थे, और ये पहले उस टाइम पे थी जब दुनिया दूसरी हुआ करती। तो आंसर इज ए। कुल्यवाप, द्रोणवाप, वाप, वाप मतलब दोनों एक चीज से संबंधित है। मौद्रिक मूल्यों के सिक्के नहीं। नगर भूमि का वर्गीकरण भूमाप, भूमाप दोनों में से एक होगा। आंसर इज ए। मैं इससे में मेरे 105 या 110 के नाम या 119 नंबर थे। हाँ 119 नंबर थे इस पेपर यूपीएससी में। तो मैं वहां पे भी यही करके आया था, और मेरा सेंटर पता है कहाँ था? ये था वो नहीं है विश्वविद्यालय तिमारपुर में सेंटर था मेरा, मुझे अभी भी याद है। तो ठीक है, आराम से कर सकते थे। धार्मिक अनुष्ठान को तो काट ही सकते, तो कुल्यवाप, द्रोणवाप सब कौन से होंगे? ऐसे ही होते हैं, जैसे लैंड वाला हो गया, किसी प्रशासन से संबंधित हो गया, ऐसे ही आंसर होते हैं। शासक ने देखो, ये शासक प्रजा को परामर्श दे रहा है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय का महिमा मंडन करेगा, प्रशंसा करता है, संप्रदाय के प्रति अशोक, अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, तो वो मेरे द्वारा मार खाएगा। कौन काम कर सकता है ऐसा? अशोक। इन तीनों के बारे में पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट तीनों। परामिता नाम से चल रहा है, परामिता, परामिता जो एक चीज को पार कर चुका है। कौन पार कर चुका है? वो है प्राचीन धर्म ग्रंथ नहीं, वेदों का प्राधिकार स्वीकार करने दार्शनिक नहीं, परिपूर्णता नाम से पता चल रहा है, परिपूर्णता, परामिता वर्ड एसोसिएशन। 1884 में रखमाबाई एक्ट मुकदमा, कोई भी नहीं पढ़ रखा होगा उस पेपर, इस पेपर से पहले कोई भी नहीं पढ़ा था ये रखमाबाई क्या थी, क्या केस था, कुछ नहीं। ये सीधे हवा में आते हैं ऐसे। इनके लिए तैयार रहना। अब देखो, शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का पता। अब देखो 1884 के आसपास की स्थिति देखो आप, वहां पे कोई महिला एजुकेशन के अधिकारों के लिए लड़ेगी या अपने दाम्पत्य अधिकारों के लिए, मैरिज के लिए लड़ सकती? प्रायोरिटी किसको देगी? अरे भाई पहले शादी को तो बचा ले, जीवन तो जीना शुरू करे आदमी। वहां पे तो आप एजुकेशन की बात कर रहे हो 1884 में, वुमेन एजुकेशन की बात कर रहे हो। तो वहां पे या तो एक होगा या दो और तीन होगा, एक केस में तीनों चीजें तो नहीं आ सकती। और दाम्पत्य अधिकार की बात, दोनों में से एक होगा, या तो एक होगा या दो और तीन होगा। तुम्हारे पास तो ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं, तो आंसर इज 75%। 25%। ये लॉजिक पहले बता दो। नील की खेती का राज क्या हुआ? क्योंकि भाई उन लोगों ने, नई खोजों ने इसको अलाप कर बना दिया था, ये तुम्हें पता ही है। राष्ट्रीय नेताओं का विरोध किया, इनसे कोई मतलब नहीं है। उत्पादों को सरकार का नियंत्रण, तो सरकार का नियंत्रण कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, इतनी हिम्मत कहाँ थी जब अंग्रेजों को फायदा हो रहा। तो चलो, वेलेस्ली ने कलकत्ता की स्थापना क्यों की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उससे कहा था कि भाई ऐसी स्थापना कर दे, तो मैं उसने बना दी। अरे यार क्या मजे ले रहा है भाई। भारत के प्राच्य ज्ञान की अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। तुमको हंसी नहीं आती क्या पेपर में ऐसे पढ़ते पढ़ते कि भाई वेलेस्ली का मतलब एक इंजेक्शन लगा दिया और वो भाई वो रोजगार प्रदान करना चाहता। इन दो लोगों को रोजगार दे देता हूँ, कॉलेज खोल देता हूँ। मतलब आदमी ऑप्शन भी यूपीएससी कई बार ऐसे बनाता है। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारतीय प्रशासन पर हाँ भाई ये पॉजिटिव सी बात चल रही है, एक्शनेबल चीज है, तो ठीक है। उलगुलान विद्रोह तुम्हें पता ही चल रहा है, इसका नाम तो बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह करके सबका जीना आराम कर दिया था। इन तीनों विद्रोह के बारे में पढ़ ले। कौन सा सही है? साहित्यकार पाणिनि, पुष्यमित्र शुंग, पाणिनि और पुष्यमित्र, ये तो यार पुष्यमित्र शुंग तो शुंग वंश का था। पाणिनि 5वीं शताब्दी के आसपास था, अष्टाध्याय लिखा था। देखो अष्टाध्याय यूपीएससी ने फिर बाद में पूछा है। अमर सिंह नहीं भाई, अमर सिंह नहीं था। अमर सिंह हर्षवर्धन के टाइम का नहीं था। अमर सिंह और एक
अमर सिंह तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम के थे, तो आंसर इज सी। ये अष्ट दिग्गज देख लेना, 9 दिग्गज है अष्ट। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, नाम से पता चल रहा है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की किसके लिए करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया वाले रोगों के निदान के लिए, उसका भी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर करते हैं। बाकी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, ना भाई, ये तो मदर का ट्रांसफर करते हैं। शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का अनुवांशिक रूपांतरण, अरे भाई, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हो गए, तो 2 और 3 तो एक साथ हो नहीं सकते। अब मैंने तुम्हें बोला है, जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट आ जाए, 4 से 5, 3 से अधिक स्टेट, 4 से अधिक वाले, और उनमें ऑल ऑफ अबव कभी नहीं होता जनरली, 99%। अभी तक जितने आपने पीवाईक्यू देखे होंगे, अरे किसी में हुआ है ऐसा कि ऑल ऑफ अबव स्टेटमेंट आ गया? नहीं, ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चलो, औद्योगिक इकाई और विद्युत खपत कम करना, हो सकता है। सार्थक लघु कहानी, गीतों की रचना, अब तो एआई कर सकता है एक काम, लेकिन तब थोड़ा मुश्किल था, 2020 के पर्सपेक्टिव से देखो, है ना। अब तो 5 साल हो गए, तो बहुत सारी चीजें बदल सकता है। रोगों का निदान, हाँ भाई हो सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, अब तो बहुत तगड़ा तगड़ा करता है भाई साहब, टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन। ठीक है। विद्युत ऊर्जा का बेहतर संचरण, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि इसको एआई कैसे करेगा भाई। तो 5वां काटना था आपको बस, जैसे 5वां काटोगे आपके पास आंसर इज 1 3 है, और आ जाएगा। वीएलसी के बारे में रिपीटेड क्वेश्चन है, उसने पूछा था वाईफाई और उसमें विजुअल लाइट वाले में। ठीक है। वीएलसी 375 780 वाली विद्युत चुम्बकीय का उपयोग करती है, मैं भी करती हूँ। वीएलसी दीर्घ परासी बेतार संचार के लिए, नहीं भाई, दीर्घ इसने क्या कर दिया, लघु को दीर्घ में बदल दिया। और ये किससे पसने, इसकी रेंज और सारी चीजें डिस्कस की। जैसे ही आपको देखो, इसमें आप डाउट रहोगे क्योंकि इसमें फैक्ट है, तो आपको डाउट होगा कि इसमें फैक्ट गलत हो सकता है। लेकिन ये वाला चेंज आपको यूपीएससी से पीवाईक्यू रिपीटेड से पता चलता है। दो गया आंसर आ गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट पढ़ते भी नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यह एक सार्वजनिक खाता है जिसपे हर कोई निरीक्षण कर सकता है, एक भी, परंतु जिसे कोई एक नियंत्रित नहीं करता। बात तो सही है, डिसेंट्रलाइज है। कैमरा ऑन कर लो भाई सब। ठीक है। ब्लॉकचेन की संरचना ऐसा किया गया है कि इसका समूचा डाटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में, अरे भाई क्या बात कर दी। दो का गेम बजा दो, तीसरा देख लेते हैं। ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों के बिना किसी व्यक्ति को अनुमति की विकसित किया जा सकता है, हाँ भाई किया जा सकता है। सही सकता है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जब भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जा सकता है, पॉसिबल है, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में देखते हैं भाई। चलो पहला देखते हैं, इसका महत्व औषधियों को प्रयोग किया जा सकता है। एक सही है, एक सही है, एक सही है, ये काट। इसका उपयोग मानव शरीर की क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। भाई कृत्रिम रक्त कोशिकाएं बनाई जा सकती है कि नहीं, ये थोड़ा सा डाउट है। वो रक्त कोशिका ही बनाई जाए, ये बोल, देखो रक्त कोशिका की बात कर रहा है, ये रक्त वाहिनी या किसी और चीज की बात नहीं कर रहा है, ये रक्त कोशिका की बात कर रहा है। तो कार्बन नैनो ट्यूब को रक्त कोशिका में ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजी हो जाएगी। ये भी हमारे पास है या नहीं, थोड़ा सा मुझे डाउट तो इसमें रहेगा। तीसरा, इसका जैव रासायनिक उसमें किया जा सकता है, देखो जा सकता है। ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल होती है, तभी तो नाम ही लिखा है कार्बन, नहीं डिग्रेडेबल। दो काट दो, दो काट दो सर। ड्रोन का किस किस में उपयोग किया जा सकता है? सब में करेंगे, डीएनए विश्लेषण में कर सकते हैं, ज्वालामुखियों के मुखों पर नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, खेतों में पीड़कनाशी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ड्रोन से। 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो संभव त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे।
प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी। भाई साहब 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। लेजर 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 दो काट दी। अब अगला देखो, लीजा पाथफाइंडर और इलीजा इवोल्ड, मतलब इवोल्ड लीजा। अभी ये बात कर रहा है कि भाई साहब समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे। पाथफाइंडर तो भर चुका है और लेजर की चमक रही होगी 1 मिलियन किलोमीटर लंबी। उसके लिए तो उसमें कुछ तो इवोल्यूशन आया होगा, तभी तो इसको इलीजा बोल रहे होंगे। वर्ड एसोसिएशन कौन सा सही है? भावी माता पिता के अंड और शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। हाँ जी, किए जा सकते हैं। कुछ भी करवा लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैस9 काट के रख देगा, तुम्हें कुछ भी कबूतर बना देगा, बनाना चाहे तो कोई। व्यक्ति को जीनोम उत्पन्न करने से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। मानव प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। आंसर इज डी। साइंस एंड टेक, इजी टेक्नोलॉजी यूज, आराम से करो। कॉन्जुगेट वैक्सीन, एक मरा हुआ एक कमजोर, एक जिंदा एक मरा हुआ, ऐसा करके नाम से पता चल रहा है संयुग्मी वैक्सीन है न्यूमोकोकल। यह वैक्सीन न्यूमोनिया के साथ तनिका सोच सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी होगी। पता नहीं अपने को अभी होगी कि नहीं होगी। यह प्रतिजैविकों पर निर्भरता को कम कर सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं। ठीक है। इस वैक्सीन का कोई शायद ना ही वैक्सीन कोई एलर्जी होती है। अरे फर्जी आदमी, चल निकलना भाई। अब दूसरा स्टेटमेंट पे डाउट है अपने को, टाइप वाई लगाओ। अब दूसरा स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग। बी रिड्यूस्ड। यह प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है। बात है पॉजिटिव चीज बता रहा है, जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं। हाँ भाई, उन पर उसकी निर्भरता कम की जा सकती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओवरऑल बेनिफिट करेगी उन एंटीबायोटिक्स पर जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो आंसर इज बी। बी है ना इसका आंसर। यस सर। चलो, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? नाम से पता चला पब्लिक
की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, नए जमाने में डिजिटल आधारभूत संरचना होगी। काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था कि भाई इसमें क्या होता है, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार, परिवहन, ये तीनों लुक अलाइक सिमिलर है, जो तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में देखोगे ना, तो ये तीनों ओड वन आउट इसमें यही है, डिजिटल सुरक्षा की आधारभूत संरचना इसमें ली। अब देखो खाद्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल भी उतना इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन भी है, दूरसंचार परिवहन भी उतना ही, तीनों जेनेरिक वाले हैं जो पुराने परंपरा का चले आ रहे। प्राणी कोशिका और पादप कोशिका में सामंजस्य में अंतर क्या है भाई? पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती। ठीक है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसकी विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती। नहीं भाई, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में होती। दूसरा काट दो, दूसरा काट दो, दूसरा काट दो, दूसरा काट दो। आंसर इज वन है। कोर बायोलॉजी का क्वेश्चन था, तो उसमें ज्यादा लोड नहीं लेना। अब देखो, बेंजीन प्रदूषण कौन उत्पन्न करते हैं? क्यों काट दिया, पता चला? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा है। 4 से ज्यादा ऑप्शन आ जाए तो उसको एकदम पहले दिमाग में बिठाओगी, ये इसको कैसे कोई ना कोई ऑप्शन क्रॉस करो। चलो देख, ऑटोमोबाइल में हो सकता है, तंबाकू के धुआं में हो सकता है, लकड़ी का जलना हो सकता है। तीनों जलने की बात की जा रही है, जिनमें धुआं उत्पन्न हो रहा है, तो इनमें तो हो सकता है। 1 2 3 कौन से में? एक तो इसमें है, बाकी इसमें नहीं है। इसको देख लेते हैं। रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, ये तो रोज करते हैं। उसमें बेंजीन प्रदूषण होगा कि नहीं होगा, ये सवाल वाली चीज है। पॉलीयूथेरिन से निर्मित उत्पादों का उपयोग, देखो उत्पादों का उपयोग से, और वो भी पॉलीयूथेरिन से निर्मित उत्पादों की, और उसमें भी बेंजीन प्रदूषण हो, तो उसको तो क्यों ही बनाएंगे? 5 काटोगे तो आंसर जनरली, और आंसर इज ए। निकट निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट आता है, तो कौन सी संभावना है, कौन सी उन्मुक्तियां प्रदान कर सकते हैं भारत? सबसे अधिक संभावना क्या करेगा? अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, बात तो सही है। कुछ विदेशी बैंकों का, अरे भाई दूसरे बैंक आके यहाँ पे खाता खोलेंगे और संकट आएगा वो भाग जाएंगे, तो वैसे ही मामला खराब हो जाएगा। 2 काट, 2 काट। तो 1 और 3 में दोनों में से पूर्ण कन्वर्टेबल कैपिटल अकाउंट, यदि आप बैंक खाते में 1,000 रुपए जमा करते हैं तो तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ेगा? अरे भाई कुछ नहीं पड़ेगा। मनी सप्लाई M1 M2 M4 अगर आपने देखी है, M0 आपको पता है, तो आप ही इसमें लगाओगे आराम से, कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। करेंसी, हाथों करेंसी भी सेम ही है, और M1 का पार्ट दोनों में सेम ही है, तो उसमें क्या होगा? एक से दूसरे में ले लिया पैसा। FDI की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश। यह मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाले पूंजी प्रवाह। ये तो पक्का 100% सही है कि ऋण सर्जित तो नहीं करता। यह एक ऐसा निवेश है जिसे ऋण समाशोधन से अपेक्षित होता है। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति में किया जाने वाला एक निवेश है, ना जी ना। वो तो FPI वगैरह वो भी होता है कि भाई गवर्नमेंट के उसमें कर सकते हैं। तो या तो, अब देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, ये किसको बोल रहा है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, मतलब आप 10% कुछ ला रहा है, और किसमें वो कर रहा है, भागीदार बन रहा है दूसरा। किसी सूचीबद्ध कंपनी में कैपिटल साधनों द्वारा किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट, और मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाले पूंजी का प्रवाह है। अब इसको आप यहाँ पे दोनों दो स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहे हैं भाई, तो मैं इसको हो सकता है यहाँ पे छोड़ के चला जाऊं, है कि नहीं? अब इसको अभी तो मैं टाइप वाई पे लगा दूंगा, दोबारा मैं आ गया जी भाई। अब मैं देख रहा हूँ इसको मैं कैसे क्रॉस करूं। अब देखो, किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत निवेश साधनों द्वारा, भाई सूचीबद्ध कंपनी नहीं हुई तो क्या उसमें FDI नहीं हो सकता? अरे समझ रहे हो मेरी बात? अरे भाई निफ्टी और स्टॉक एक्सचेंज में मान लो वो सूचीबद्ध नहीं रही, तो क्या उसमें FDI नहीं आ सकता? चलो, आंसर इज
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही का चयन करो। भारत में माल का निर्यात माल के आयात से कम है। भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। बात तो सही है। पहला सही है। पहला सही है। भारत में लोहे व इस्पात रसायन उर्वरकों और मशीनों के आयात हाल ही के वर्षों में कमी आई है। मे भी कोविड-19 था उस टाइम तो कमी आई होगी। भारत में सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इज 1 और 3 तो पक्का है ही। भारत में सेवाओं का निर्यात ज्यादा है सेवाओं के आयात से। आंसर इज डी। कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये तो तुम्हें पता है कच्चे तेल से। सर पहला गलत नहीं होगा इसमें? क्या? सर इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है ना हमारी, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम। तो यही तो बोल रही है। पढ़ तो ले स्टेटमेंट। आंसर क्या है इसका? सर ड्रॉप कर दिया था यूपीएससी। भाई माल का निर्यात माल के आयात से तो कम ही है। हम तो इंपोर्ट बेस है, यही तो कह रहा है। यूपीएससी में भी कुछ टर्मिनोलॉजी में इशू रहा होगा, मात्रा और उससे संबंधित, क्वालिटी और क्वांटिटी और मनी से संबंधित, तो ड्रॉप कर दिया होगा। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब उससे हायर भी होता होगा लोअर भी होता होगा। बुलियन, दुर्लभ मृदा, यूरेनियम, अटा अटा अटा, न्यूज में रहता है भाई, रिपीट हो चुका था। कौन सा गैर वित्तीय ऋण के में सम्मिलित है? गैर वित्तीय ऋण, परिवारों का ऋण, क्रेडिट कार्ड पर बकाया, राजकोषीय बिल, सारे ही इसमें पार्ट है। आंसर इस भारत में कुछ परमाणु आई इंटर हाँ मैं भी कुछ लिखा हुआ इंग्लिश में इशू रहा हो इसलिए ड्रॉप किया, लेकिन हिंदी में आंसर इस ठीक है। कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ थोरियम का, तो भाई उसके आई ए के उसमें क्यों आ जाएगा ना जी ना। कुछ आयातित यूरेनियम का उपयोग करते जबकि कुछ घरेलू का। कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते, कुछ अरे इसको तो फर्जी बना दिया। कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते, कुछ अरे भाई नहीं फर्जी है। कुछ यूरेनियम का उपयोग करते हैं कुछ थोरियम का, तो भाई उससे क्या मतलब है। अगर IAEA के अंतर्गत आ रहा है तो कुछ तो ऐसा सेम ही चीजें होगा ना। यूरेनियम का और थोरियम का प्रयोग कौन सा उसके अंतर आ गया, परमाणु रिएक्टर थोरियम का कौन सा यूज करने लग गया हम, थर्ड स्टेज में पहुंच गए क्या भाई? है चल फर्जी आंसर इस कुछ भी नहीं था। तीनों आराम से निकालने थे, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा आपने तो भी आराम से कर सकते थे इसको। ठीक है। क्यों काट दिया? विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होंगे, हम हमारे यूरेनियम जो परमाणु संयंत्र उनको दे देंगे भाई तुम चलाओ, हमारे वालों को हम चलाएंगे, उनको उसमें लेंगे इसको नहीं लेंगे। सरकारी स्वामित्व, ये दोनों तो स्टेटमेंट सेम ही कह रहे हैं, तो ये गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ट्रिम से रिलेटेड क्या सही है? ट्रेड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है। विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निर्दिष्ट हो। ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित, ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश पर लागू। बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट और इसने लिख दिया व्यापार, ट्रेड रिलेटेड। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, दोनों के व्यापार से संबंधित कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि एक टर्म, जब आप ये समझौते पढ़ोगे ना सारे WTO के, अगर आपने थोड़े थोड़े देखे हैं तो आपका पता होगा सर्विस वाला अलग हो रखा है, ट्रेड वाला अलग हो रखा है, तो उससे आप इसको क्रॉस कर सकते थे। और जब भी देखो एक्सट्रीम वो देखा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखा कर, दोनों के व्यापार से संबंधित निवेशों पर लागू। ये भी तो बोल सकता था वस्तु और सेवा पर लागू होता है। ओ, 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 ओ। वैसे ये क्वेश्चन ना आपको मैं बता दूं, कुछ एक क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, जैसे विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं। क्यों नहीं है भाई? नींद आ रही, सो जाओ तुम भाई, क्लास तो लूंगा मैं, खत्म करूंगा पेपर। RBI सुना प्रसारवादी सुना मौद्रिक नीति का सुना अनुसरण करता है, तो कौन सा क्या नहीं करे?
क्या बोल रही हो कंचन तुम? कंचन कुछ बोलना चाह रही हो? नो सर, गलती से अनम्यूट हो गया। इसको चला। मौद्रिक नीति का अनुसरण करते समय क्या नहीं करेगा? बैंक दर को घटाना, रेपो दर को भी घटाना, सीमांत स्थायी एलएफ को बढ़ाना, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। अब ये क्या बोल रहा है? एक्सपेंशनरी, तो उसमें क्या नहीं करेगा? एक्सपेंशनरी में तो भाई साहब क्या करेगा? इजी मनी पॉलिसी अपनाएगा, तो टाइट मनी पॉलिसी के जो भी ऑप्शन है वो नहीं करेगा। टाइट मनी पॉलिसी में हम क्या करते हैं? एलएफ की सुविधा, एलएफ दर को इसको तो दो तो पक्का नहीं करेगा, ये टाइट मनी पॉलिसी का पार्ट है। तो दो काट दो, आंसर इज 1 and 3 है क्या इसका आंसर? सॉरी, हाँ उल्टा करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या नहीं करेगा? ये तो करेगा ना भाई। तो क्या नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, उसको नहीं बढ़ाएगा। आंसर इज बी। अरे समझ में आ गया ना ये सवाल? कोई डाउट थोड़ी किसी को? चल, इसमें ये ट्रैप था, क्या नहीं करेगा, ये ट्रैप था इसमें। चलो, 1991 के उदारीकरण के बाद क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कमी आई। मैं भी आई हूँ, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। ये मैंने सतत वृद्धि वाला ट्रैप पहले करा चुका हूँ। 2 गया 2 गए, या तो 3 और 4 होगा या 3 होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई होगी। हाँ भाई हुई होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दर में कमी, रोजगार दर में कमी आई है जी भाई। ये नहीं बोला कि सतत कमी आई हो, वहां पे 15% होगी, यहाँ पे 14% हो गई होगी, तो 14.99999 होगी तो भी कमी आई है। बेसिक स्टेटमेंट बोल रहा है, आंसर है। कृषि क्षेत्रों में अल्पकालिक साख प्रदान करने में डिस्ट्रिक्ट बैंक की ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण दिए। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं मतलब कॉमर्शियल बैंक है, उनके और ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण दिया है। भाई साहब, इनकी औकात इतनी कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट वाले गांव वालों को उनसे ज्यादा लोन दे, और वो भी अल्पकालिक साख वाले। इसको तो काट ही दो, जैसे एक कटा एक कटा। दूसरा है डीसीसीबी के एक सबसे प्रमुख प्राथमिक समितियों को ऋण देना। हाँ भाई देता है समितियों को। साइबर बीमा कराने पर क्या क्या मिलेगा जी आप? ठीक है, सही चूज करते हैं। कोई मालवेयर उसकी करता है तो कंप्यूटर की पुनः प्रचालित करने वाली लागत, हाँ भाई उसको दोबारा चालू करवाने के लिए जो लागत लगी वो तो देनी पड़ेगी। सर ये कट गया। प्रमाणित हो जाता है कि शरारती तत्व किया गया तो नए कंप्यूटर की लागत। क्या बात कर रहे हो भाई? नए को बात जानबूझकर कुछ गड़बड़ हुई है वो चालू है भाई साहब। नए कंप्यूटर की लागत आज तक कोई देगा? बीमा कंपनी। 2 आंसर इस, बाकी के पढ़ने भी नहीं भाई। जो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है वैसे उनको तुरंत निपटा दिया करो। अब देखो, सार्वजनिक निवेश कौन कौन सा माना जाता है? सार्वजनिक निवेश, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है पेपर? चलो, सभी फसलों उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना। अरे भाई सार्वजनिक निवेश माना जाएगा इसको, एमएसपी को। सरकार तो रोज हटाने के पीछे पड़ी रहती है। आंसर एक भी तुरंत आ गया, बाकी पढ़ने ही नहीं, छोड़ दो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नाम से पता चल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंटरेस्ट कवरेज कितना कर पा रहा है, उसका रेशियो क्या है, कि कितना लोन दे रहा है और उसको कितना कवर कर पा रहा है। ठीक है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम को मूल्यांकन में मदद करता है। हाँ, पहली बात और दूसरी बात एक और दो तो दोनों साथ में, तो ये तो हो गया, ये भी गया, एक होगा तो दो भी होगा, या तो ये होगा आंसर या ये होगा। ठीक है, उधार लेने वाली फर्म का
ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, ऋण कवरेज उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। नहीं जी भाई, बोल रहे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की कितना इंटरेस्ट कवरेज कर पा रहा है, तो जितना इंटरेस्ट कवर पा रहा है उसकी स्थिति उतनी अच्छी होगी, ना कि उसकी खराब होगी। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर इज ए। इसने अच्छे को खराब से कन्वर्ट कर दिया। चावल के मूल्य को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है? सब कर सकती है भाई, न्यूनतम कर सकता है, सरकार का व्यापार करना कर सकता है, भंडारण करना, उपभोक्ता सहायता, सबका प्रभावित करेंगे। कौन सा सही है? पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, ये बता चुका हूँ पहले। ट्रैप, इस टाइप का ट्रैप या तो 2 सही है या 3 सही है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार नेपाल रहा है। क्या बात कर रहा है भाई, नेपाल फर्जी देश भी, सॉरी फर्जी देश इन द सेंस इकोनॉमिक कंडीशंस में, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रीज है हमारे साथ, तो वो ज्यादा व्यापार करते हैं rather than नेपाल। चारों देश G20 के कौन कौन से सदस्य हो? चलो इसमें से निकालते हैं। मलेशिया, चल फर्जी। ब्राजील, ईरान, चल हट। इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया, तो वो भी सिंगापुर के साथ। अरे 20 तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लेंगे ना, बच्चों का क्या काम। क्रेडिट रेटिंग योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कृषकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं? अल्पकालिक ऋण समर्थन कौन कौन प्रदान करता है? तो वही अपना आंसर ये तो कट गया। चलो, परिवार के लिए घर निर्माण और गांव में शीतागार सुविधा स्थापना के लिए हम लोग अल्पकालिक ऋण देंगे, घर निर्माण के लिए। है जी भाई साहब, क्या कहते हो आप? पॉसिबल है ये? अरे पॉसिबल है। अरे भाइयों बहनों, ये कह रहा है परिवार के लिए घर निर्माण के लिए पैसा दे दूंगा मैं, शॉर्ट टर्म, और 5 दिन में घर बनाऊंगा, 1 महीने के 3 महीने में पैसा चुका दूंगा। पॉसिबल है? ये वाला हटाना। 5 गया, 5 गया, 5 गया, चलो हटाओ। ठीक है। सीपीआई में WPI की बाहर से अधिक है, किसका? खाद्य वस्तुओं का। हाँ भाई, खाद्य वस्तुओं का अधिक है सीपीआई में, WPI से। ठीक है, WPI में सेवाओं के मूल्य होने में परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसे कि सीपीआई करता है। बात तो ये भी सही है, WPI में सेवाएं है ही नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मूल्य मान के लिए WPI को अपना लिया कल परसों से। अरे चलना फर्जी स्टेटमेंट भाई, सीपीआई से मापते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बार बार पढ़ चुके हूँ, फिर से ये मजेदार क्वेश्चन। मैकोंग, कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में तो बिल्कुल नहीं गिरती जी, उसमें तो भारत ही पड़ा हुआ है। थेम्स, आयरिश सागर में कहाँ मिलेगी? यूके वाली है, तो यूके वाली आयरिश सागर में नहीं गिरती जी, नीचे की साइड आती है। तो 1 2 काट दो, जैसे एक काटा आपने, आपके आंसर 3 और 4 में से होंगे। ये तो अपने आप कट गया। वोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है, ये तो आपको पता ही है। जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है, ये भी सही है। आंसर इज सी। ये नदियां देख लेना भाई। चलो, सभी अनाज, दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। असीमित, सरकार बर्बाद नहीं हो जाएगी। चल चल फर्जी आदमी। अनाजों और दालों के एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित में उसी स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाता, तो भाई फिर उसको कैसे बेच दोगे? अरे ठीक, देख रहे हो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और ये बोल रहा है अनलिमिटेड, मतलब जो चीजें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है उनको तुरंत काट दोगे। भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कॉमर्शियल पेपर अल्पकालिक होते हैं। हाँ जी भाई, बात तो सही है, कॉमर्शियल पेपर अल्पकालिक होते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 2 तरीके के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं। चलो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आरबीआई द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक भुगतान। तो काट तो काट ठीक है। अब या तो 1 और 3, एक तो मैं पता था पहले से ही था। जीरो कूपन बॉन्ड,
व्यवसायिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्धारित किए जाने में ब्याज से अल्पकालिक ना भाई, ब्याज थोड़ी दिया जाता है, उसपे तो कूपन दिया जाता है, नाम से पता चल रहा है कूपन। तो 4 तो वैसे ही गलत हो गया, 4 गलत हो गया। ये इन दोनों में से ऑप्शन बताइए, तो ये होगा, ये होगा। तो एक तो पक्का सही है इसके अकॉर्डिंग, जैसे 4 आपने काटा, तो 1 और 2 और 3 में चूज करना था। 3 देख लेते हैं फिर से। कॉल मनी अंतर बैंक के लेनदेन के अल्पकालिक, हाँ ये बात भी सही है, तो आपको पता था ही। हाँ, चलिए, बोले। देखो हमने 3 तरीके से क्रॉस चेक कर लिया इसके सब, ऊपर से नीचे से कौन सा सही हो। परिवाजरक नाम से पता चला, परिवाजरक परित्यागी सही है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, नाम से पता चल रहा है उपासक बोल सकते हैं। श्रमण उच्च पद युक्त पुजारी, ना भाई नाम से पता चल रहा है श्रमण बौद्ध या जैन से संबंधित रिपीटेड था। हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। भारत में राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में, अरे भाई केरल इतना सा राज्य है और उसमें सर्वाधिक जनसंख्या कैसे आ जाएगी, चल निकलना फर्जी बना रहा है। 1 और 2 या 3 देखते हैं। तीसरा देखते हैं, सामान्यतः हाथी 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे जब पैदा करने में सक्षम होते हैं, पता नहीं जी भाई। हाथियों का समूह मादा करती है, हाँ ये जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये तो पक्का सही होगा। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ये भी बात सही है। अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, और 22 माह खूब लंबा टाइम होता है। जेनरलाइज 40 वर्ष तक की आयु तक पैदा करने में सक्षम होते हैं, ये भी जेनेरिक स्टेटमेंट बात कर रहा है कि सामान्यतः, लेकिन अपने को एडजेक्ट नहीं पता, और अपने को ये पता है कि आदियों का समूह माता नेतृत्व तो करती ही होगी, तो ये है ना। तो संरक्षित क्षेत्र कावेरी क्षेत्र में आता है। अरे भाई पापीकोंडा तो वो रिपीटेड था, पूछ चुका था, आंध्र प्रदेश के आसपास उधर पड़ा हुआ है। कावेरी कहाँ है, पापीकोंडा कहाँ है। जैसे ही आप दो काटोगे, सॉरी 2 काटोगे, हो गया गेम, या तो ये होगा या ये होगा। अब आपको नागारोल और सत्यमंगलम के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा है, सबसे बड़ा कोर एरिया वो एरिया, सबसे पहले से ही सवाल कर चुके हो। आंसर इज 1 एंड 1 3 एंड 4। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं। देखो कॉपर स्मिथ बारबेट, फ्रॉग माउथ नाम से चल रहा है, फ्रॉग जैसा माउथ, तो ये पक्का सरीसृप तो नहीं होगा, उभयचर भी नहीं होगा। फ्रॉग जैसा, मेंढक जैसा मुंह किसका होगा, कुछ ना कुछ पक्षी वक्षी होता होगा। व्हाइट थ्रोटेड, जिसका गला लंबा होता है, रेड स्टार्ट, गला लंबा जनरली पक्षियों का ही होता है। बारहसिंगा फलती फूलता है कहाँ पे, पक्की जमीन पर, नाम से पता चलता है पक्की होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अनुमृग होना चाहिए, ठीक है, और घास बक्सी है। अब देखो कौन कौन सी जगह, मुदुमलाई, ताल छापर, मानस और काना। मानस असम में, पक्की भूमि थोड़ी दिक्कत होती होगी, वो तो पहाड़ी वाला एरिया है। मुदुमुलाई सेम इशू, साउथ इंडिया। ताल छापर रेगिस्तान, पक्की भूमि। भाई देख रहे हो तुम, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है पेपर कैसे चल रहा है, या नींद में चल रहे हो। चलो, इस्पात स्लैग किसका प्रयोग किया, हाँ भाई इस्पात में तो किसी का प्रयोग कर दो। निर्माण के लिए किया सकता है, मृदा के लिए कर सकता है, सीमेंट उत्पादन किसी के भी लिए कर दो इस्पात स्लैग का उपयोग। चलो, सर्वाधिक संभावित स्थान कहाँ है जहाँ पे कस्तूरी मृग पाया जाता होगा। अब एक सेम सेम सी जगह पे पाया जाएगा ना, अगर एक जगह मिल रहा है, मान लो इंडिया के एक पार्ट में मिल रहा है, तो दूसरे एक ही पार्ट में मिलेगा। चलो देखते हैं एक पार्ट वाले कौन से, किशनपुर का है, अरे ये तो यूपी एमपी। अस्कोट और गंगोत्री उत्तराखंड में, ये मुझे पता है। मानस असम में, अब देख लो कौन से में होगा। कोई एक एक ऑप्शन है, दो दो चूज करने, तो दो दो तो एक ही जगह। अरे कर सकते थे इसको पेपर को ऐसे, ये अभी समझ में आ रहा है। अब तो तुम लोगों को दिमाग में घूमना चाहिए कि अच्छा ये चीज आ रही है, तो अच्छा ये कैसे आ गई, ये कैसे आ गई, ये चीज देती थी। अब दिमाग को एक्टिव रखना शुरू करो, ठीक है। इसीलिए मैंने कल टेस्ट नहीं रखवाया कि एक बार इन सारी चीजों को आप सीख लो, बाद में इंप्लीमेंट करते रहना। सड़क निर्माण में दीर्घोपयोगी करने के लिए और कार्बन पदचिह्नों को कम करने के लिए क्या प्रयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। शीत मिश्रित एस्फॉल्ट, उष्ण मिश्रित, दोनों में से एक ही होगा, दोनों तो पक्का नहीं होगा, शीत और उष्ण। 2 और 4 कहीं साथ है क्या, 2 और 4 निपटा दो।
चलो भाई एक गया, दोनों में से एक तो पक्का आएगा, या तो ठंडा आएगा या गर्म आएगा, इसको भी निपटा दो। ठीक है, इसमें 4 और, अच्छा इसमें तो 4 और 5 है ना, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 और 5 है। अच्छा एक इसको निपटा दे, एक और 5 को निपटा दो, और 1 2 3, 2 और 4 को निपटा दो। अब देखते हैं। अब एक रूल मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने 2 ऑप्शन काट दिया ना, तो जो दो सबसे ज्यादा, एक ऑप्शन तुम्हें बताया कि 100% ये नहीं, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन वाला सही होता है। तुम जितने भी तुमने PYQ किए ना, उसमें एक अप्रोच देखना। अगर तुमने एक ऑप्शन काट दिया, जैसे इसमें हम लोगों ने काट दिया कि ये इसमें से 2 और 4 ये तो पक्का नहीं होगा, ठीक है, और ये भी काट दिया। अब इसके बाद रिमेनिंग 2 बच रहे हैं मान लो, ठीक है, तो उनमें ज्यादा ऑप्शन वाला जो होता है ना, वो जनरली सही होता है। इस चीज को आप क्रॉस चेक करोगे सारे, ठीक है, तभी इसको इम्प्लीमेंट करना है एग्जाम, वैसे मत करना। तो यहाँ पे 1 और 3 इसलिए करोगे। जियो टेक्सटाइल तो ऐसी चीज है, कार नाम से पता चल रहा है, जियो टेक्सटाइल, इसका यूज कर सकते हो। ताम्र स्लेग इसको यूज कर सकते हो। तो क्या हो गया हमारा 1 2 है। चलो भाई जल्दी से खत्म करते हैं। कोयले की राख में आर्सेनिक, हाँ शामिल होते हैं। कोयला संचालित संयंत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड नक्साइड निकलते हैं, हाँ भाई निकलते हैं। भारत में कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्या ये बात सही है? अरे क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ जी भाई सही है। चलो नेक्स्ट, बायोचार, वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के प्रयोग किया जा सकता है, हाँ भाई किया जा सकता है, वर्टिकल फार्मिंग में कुछ तो यूज किया ही जा सकता होगा। ठीक है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम देखो ये नाम से लिखा है, ये स्टेटमेंट इसने यही लिख दिया, वृद्धिकर माध्यम में किया जा सकता है, वृद्धिकर माध्यम में किया जा सकता है। कब एक तो सही है, जिसने भी कॉपी किया होगा तो कट गया। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम में अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह नाइट्रोजन यौगिक सूक्ष्म अणु वृद्धि को बढ़ावा देता है, हाँ भाई किया जाता होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ावा किसी न किसी को तो देखा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, अच्छी चीज। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश में प्रयोग किया जाता है, तो वह वृद्धिकर माध्यम में जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए, नाम से ही पता चल रहा है जल धारण क्षमता। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे देखो कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लिखा है तो सारे पॉजिटिव हो गए, अगर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लिखा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव वाला कट जाएगा। अनुसूची 6 में जोड़ दिया जाता है, तो देखो अनुसूची 6 में जोड़ दिया तो ना भाई, वो उसकी खेती निषेध हो जाती है तो, ठीक है। चलो तो देखते हैं, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, हाँ जी। उस पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट में हर कर दे दूसरा काट दो। ये एक अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है भाई, कितनी सारी चीजें जो अनुवांशिक रूपांतरित है उनको तो शेड्यूल 6 में डाल ही नहीं सकते। चलो नेक्स्ट, इस पौधे को आक्रामक होता है, परितंत्र क्या है, हानिकारक होता है, मे भी होगा कि नहीं होगा जरूरी नहीं है उसको शेड्यूल 6 में डाला गया। ये तो वो वाला है जिनका उत्पादन निषेध होता है और उनके लिए यूज किया जाता है। घंटासाला कदवा चोल नाम से पता चल रहा है, विदेश व्यापार करने वाले बंदर के शक्तिशाली सारे राज्य की राजधानी तो नहीं थी पक्का। उत्कृष्ट कला के नमूने तुम पढ़ चुके हो सारे, PMP वो सारी चीजें। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल तुम्हें पता होता, आंसर इज, नाम से पता चल रहा है चोल चोल कदूर, ये सारी चीजें इससे पता चल सकते हो नगर से। जीरो टॉलरेंस के क्या लाभ होंगे, पॉजिटिव जिनकी चीजें वो बताना। पिछली फसल के अवशेष जलाए बिना संभव है, ठीक है। नर्सरी के बिना धान के नाम रोपण संभव है, जी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन संभव है, जी। आंसर इज डी, सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। काट दूं, चलो काट दी। राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन के लिए कौन सा कच्चे माल का उपयोग कर सकता है, हाँ जी। कसावा कर सकता है, हाँ जी। क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का तो कर सकता है। मूंगफली के बीज, मूंगफली तो सही हालत में, 3 हटाओ 3 हटाओ 3 हटाओ। कुल्थी कर सकता है, सड़ालू सड़ालू तो पक्का यूज करेगा। 5 कौन कौन से में, 5 इसमें, इसको हटा दो। 5 इसमें
5 इसको तो हमने हटा ही दिया, ऑल ऑफ वो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। अब देखो 1 2 5 6, 1 2 5 6, इसने किस किस को हटा दिया, मूंगफली के बीज और सड़ालू, सड़ालू तो पक्का होगा, चुकंदर को यूज कर लिया होगा। है तो सब में है, है तो सब में है भाई, है तो वैसे भी आंसर होगा, तो आंसर इज ठीक है। चलो भाई, कार्बन का सामाजिक मूल्य क्या होगा? कार्बन का सामाजिक मूल्य का कोई मतलब नहीं है कि भाई 1 टन कार्बन उत्सर्जन करने के लिए दीर्घकालिक कितनी चाहिए होगी सोसाइटी को, वही है। ठीक है, किसका माप आर्थिक मूल्य के रूप में। अब देखो ये बाकी ऑप्शन देखो, किसी देश के जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता जलाकर देश के नागरिकों की वस्तु से प्रदान कर, अरे यार किसको जला के सेवा वस्तु प्रदान करेगा, इसको मतलब है, फर्जी स्टेटमेंट बना रहा है। क्लाइमेट रिफ्यूजी द्वारा नए स्थल का अनुकूलन, अरे भाई इसका क्या मतलब है कार्बन का सामाजिक मूल्य, दूसरी जगह स्थानांतरित होता, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति द्वारा, अरे भाई एक व्यक्ति का कार्बन पद चिन्ह बोलो उसको तो पर पर्सन कार्बन फुटप्रिंट बोलेगा ना, उसका सामाजिक मूल्य क्या होगा, ये तो पर्सन का हो गया। दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित बताओ। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, बाकी दाल चने की दाल का क्या करेंगे, 2 काट दो 2 काट 2 काट दो, आंसर इसका 3 दशकों में खरीफ के रस को बढ़ाए, वहीं रबी की दालों का उत्पादन घटाए, नहीं पता नहीं। उड़द की खेती रबी खेती में दोनों की जा सकती है, हाँ भाई दूसरा तो पक्का तुम्हें पता ही है कि चने की दाल का क्या होगा, सबसे ज्यादा चने की दाल ही तो है बिकती है जनरली, मतलब तुमने मार्केट में देखी होगी तो। उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, 200 दिन 10 दिन चाहिए, कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक है, हल्की सुपरवाहित मृदा चाहिए, नमी धारण करने की क्षमता होती है, कौन है, जूट नहीं, 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, गन्ना 200 वर्षा चाहिए, चाय, चाय हो सकता है लेकिन कठोर और पाला हानिकारक है इसके लिए, और कम से कम 210 दिन पाला रहित दिन, नाजी भाई चाय को बीच बीच में पाला चाहिए होता है। तो बस सौर जल के पंपों के बारे में बात कर रहे हैं। सौर जल का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जमीन वाले समरसेबल पंप के लिए नहीं भाई, समरसेबल पंप वाले क्यों नहीं लगाए, उसको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, ऊपर से दे नीचे से दे कहीं से भी दे। ठीक है, सौर ऊर्जा उपयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने किया जा सकता है, पिस्टन वालों को नहीं, क्यों नहीं, पिस्टन वालों को में क्यों नहीं लगा सकता, इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह यूज होती है, आंसर इज ठीक। अभी एसी डीसी देख लेना कौन से था, एसी होता है डीसी होता है। गन्ने की खेती के संदर्भ में पूछ रहे हैं, बड चिप सेटलिंग नर्सरी में उगाकर कृषि भूमि पर प्रत्यारोपित किया जाता है तो तब बीज की सामग्री में बचत होती है, हाँ भाई नर्सरी में छोटे छोटे पेड़ उगा दो सीधे वहां पे जाके उगाओ, तो सीधी सी बात है ज्यादा फायदा होगा, एक पक्का सी, ये गया ये गया। चलो, जब सेट सीधे रोपण किया जाता है तब एक सिंगल बर्ड सेट्स की तुलना में मैनी बर्ड्स सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, कि भाई ये क्या बोल रहा है कि जब सेटलिंग में क्या करता है कि सिंगल सेट वाले जैसे एक वाला इनको उगाया ना तो ये ज्यादा उगते हैं रदर देन की, इसमें 3 उग गए, इसमें 3 उग गए, इसमें 3 उग गए, क्या ये पॉसिबल है? मे बी, ठीक है भाई देखते हैं क्या है। जब सेट सीधे रोपित किया जाता है तब एक सिंगल बर्ड सेट्स का अंकुरण कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, पर ये सिंगल है तो ये जल्दी अंकुरित हो जाता होगा, ये धीरे धीरे होते होंगे क्योंकि 3 उग रहे हैं एक ही जगह पे। चलो, खराब मौसम की दशा में यदि सेट सीधे रोपण किया जाता है तब एक कली का सेट्स का जीवन बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। अरे भाई अब तुमने ये बो दिया, ठीक है, ये जल्दी उग गया ये धीरे धीरे हो गया, अब क्या हो गई एक्सट्रीम बारिश हो गई दोनों जगह, तो अगर मान लो ये एक मर गया तो इसका तो पूरा वंश ही खत्म हो गया, इसके 3 सेट्स हो गए थे उनमें से एक भी खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गए तो एक तो बच सकता है, तो ये तो पक्का नहीं होगा, तो 3 तो पक्का नहीं होगा, 3 तो वैसे भी कट गया चौथा। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग द्वारा की जा सकती, हाँ भाई की जा सकती है, जेनेरिक स्टेटमेंट पॉजिटिव बात कर रहे हैं, आंसर इस वन है, और इस पे हमको थोड़ा डाउट था। अरे इस सवाल समझ में आया कैसे किया हमने? चलो आ ही गया होगा, मान के चल रहा हूँ। परितंत्र अनुकूली कृषि किसको माना जाता है? फसल विविधि रूप होगा, टेंसीमीटर का प्रयोग ठीक है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन ठीक है, तीनों स्टेटमेंट। वर्टिकल फार्मिंग को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाए नहीं माना जाए ये एक अलग क्वेश्चन, ये अच्छी चीज है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, लेकिन वर्टिकल फार्मिंग को
पर्यावरण अनुकूल कृषि माना जाए या नहीं माना जाए, ये नहीं कहा जा सकता। कौन सा सही है? कृषि सिंचाई की सहायता का नियंत्रण संभव है जल सिंचाई द्वारा। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन का मतलब है कि फसल में सिंचाई में ही खाद मिला दिया और फिर उसको जा रहे हैं। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग। भाई इनका, अब देखो ये नहीं लिखता कि अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का उपयोग संभव है, तब तो मान भी लेता। भाई साहब ये बोल रहा है कि सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, सफलता के, तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना भाई। और वो भी सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का। 2 हटा तो आंसर आ गया। पौधे के लिए पोषक बड़ी मात्रा में सुलभ किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। पोषक निष्कालन में कमी संभव, पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव चीज, लेकिन ये क्या बोल रहा है? सभी एक्सट्रीम, और वो भी सफलता। कौन सी आधिकारिक रूप से मेजर मिनरल में शामिल है? बेंजोनाइट नाम से चल रहा है, बेंजीन वेंजीन जैसा लग रहा है, इसको काट, एक काट दो, एक काट दो, 4 2 3। क्रोमाइट, काइनाइट ऐसे लग रहा है, क्रोमाइट तो यूज किया होगा। एग्जाम में भी सेम अप्रोच से गया था, बेंजोएट को बेंजीन की तरह से सोच के काटा था। ये दोनों ऐसे लग रहे थे कि ये पॉजिटिव अफर्मेटिव है, इनको यूज कर सकते। ओशन मीन टेम्परेचर, देखो ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है, तुमने नहीं पढ़ा होगा लेकिन इसको यहाँ पर देखो। ओएमटी को 26 डिग्री तापमान रेखा की गहराई पर मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से 129 मीटर, महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129, किस जगह से 129 मीटर पर है? भाई साहब पहली चीज तो ये बताओ, दक्षिण पश्चिम कोई पॉइंट आपने बताया है? हिंद महासागर इतना बड़ा है, उसका कोई पॉइंट तो बताओ कि उसमें दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर है, गहराई पे है, कहाँ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कहाँ है? अपने आप में अपूर्ण स्टेटमेंट। समताप रेखा से 129 मीटर गहराई पर है, ऊंचाई पर है, कुछ तो लिखेगा। अरे कैमरा ऑन कर लो जितने लोग हैं क्लास में अभी। सब कैमरा ऑन ऑफ करके बैठे। क्लोज कर दिए। ओएमटी जो समुद्र में एकत्रित किया जाता है, उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित तरीका ले, उससे वर्षा से कम हो गया अभी। हाँ भाई उसका यूज बताया कि इसको यूज किसी न किसी चीज के लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ गया ना क्यों 128 मीटर हो गया, तो 127 मीटर पर कर दिया तो, और सब 24 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री हो गया, तो एक फैक्ट, दो फैक्ट, 3 फैक्ट। रासायनिक उर्वरकों पर बात कर रहे हैं। अमोनिया जो यूरिया से बनता है वह प्राकृतिक गैस उत्पन्न करता है, दूसरा तो पक्का सही है, 2 सही है, 2 सही है, 2 सही, कट गया। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों को खुर्दा मूल्य पर संचालित किया जाता है और सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अरे भाई सरकार क्यों नहीं नियंत्रित करेगी? तो एक तो गलत है। तीसरा देखते हैं 2 और 3 में। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उत्पादन के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उत्पादन। हाँ भाई सही है। आंसर इज बी है, तो है मरु राष्ट्रीय उद्यान है भाई साहब कोई, ठीक है। कौन सा सही है? 2 जिलों में विस्तृत है, हाँ भाई होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवासों में से एक है, आवासों में से एक जब भी ऐसी स्टेटमेंट है पक्का 3 सही, 3 सही, 3 सही, 3 सही, ये गया, कट गया, ठीक है। दूसरा, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। क्या आप बात कर रहे हो भाई? ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मानव वास का वास स्थल नहीं हो, वो भी राजस्थान के मरुस्थल में? कितनी जगह ऐसी होगी जहाँ पे वास स्थल होगा? एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स करते। सियाचिन हिमनद कहाँ है? देखते हैं। सियाचिन हिमनद तुम्हें पता है? इधर कहीं। हाँ भाई, अक्साई चीन के पूर्व में, अक्साई चीन पेरिस की हॉल है। इसके पूर्व में तो चाइना चला जाएगा, वहां तो पक्का नहीं। ले के पूर्व में, ले यहाँ है कहीं। इसके पूर्व में फिर से ये वाली स्थिति हो गई चाइना वाली। गिलगिट के उत्तर में, गिलगित पहले से ऊपर है, गिलगित बाल्टिस्तान, तो इसके ऊपर कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा। नुब्रा के उत्तर में, हाँ नुब्रा वैली यहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती, इसके उत्तर में हो सकता है। रिपीटेड, नुब्रा का तुमको पता ही कि नुब्रा का उद्घाटन उसने पूछ लिया था, सियाचिन हिमनद
बता सकते कौन सा सही लग रहा है। स्थानेश्वर तुम्हें पता है वो हरियाणा में था, और ये तो पक्का नहीं। 4 काट दो, 4 काट दो, 2 और 3, 1 और 3। गिरिनगर 3 गुजरात में हो सकता है। द्वार समुद्र, या तो द्वार समुद्र होगा या भील। भीलसा मध्य प्रदेश हो सकता है। भील जनजाति, जनजाति मध्य प्रदेश में ज्यादा होती है। द्वार समुद्र कर्नाटका को बोल सकते हैं, महाराष्ट्र को नहीं। मैं तरीके बताते जा रहा हूँ कैसे गेम काटना है, कैसे क्या करना, सारी चीज। ठीक है, कौन सा सही। विश्व में भूजल के अंतर्गत सबसे अधिक जगह भूजल सिंचाई के लिए, हाँ भाई तीसरा स्टेटमेंट पक्का सही है। हम लोग सबसे ज्यादा भूजल सिंचाई निष्कर्षण करते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। 2 और 3 में से एक सही है, एक गलत है। CWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से हुआ है। पिछले साल 2000, कौन सा पेपर है, 2019 या 2018 में उसने पूछ लिया था कि CGWA का गठन का निर्माण किससे हुआ है। ठीक है, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से हुआ था। तो 2 तो पक्का सही है, 2 पक्का सही है। कट गया, कट गया, आंसर बी आ गया। 36% जिले, 35% जिले हो गए। अथवा संकटपूर्ण, एक्सट्रीम, डाटा फैक्ट गलत हो सकता है। 29%, 28%, कुछ भी हो सकता है। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, क्या बात कर रहा है। साउथ सदर्न गोलार्ध में क्या होगा, इसकी बुआ नाचेगी। चल दूसरा तो पक्का सही, दूसरा पढ़ना नहीं, तीसरा देखते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री कम होता है, तो फिर उसको चक्रवात क्यों कहते हैं, उसको प्रति चक्रवात क्यों नहीं घोषित कर देते। सही बी। अरे भाई 10 डिग्री कम होगा तो वहां पे, अगर मान लो 10 डिग्री कम होगा तो वहां पे हवा कैसे उठेगी, चक्रवात की आग कैसे बनेगी। वहां तो हवा उठ ही नहीं पाएगी चारों तरफ से। प्रांतिक भाग क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के किसके अंतर्गत है। अब देखो, कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, उतनी जगह होगी। रणथंभौर राजस्थान के मरुस्थल के आसपास की जगह, वहां पे उतनी जगह। नागार्जुन सिरिसलम ऐसी जगह जो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के दोनों के उसमें है, यहाँ पे खूब दबा के जगह होगी। सुंदरवन आराम से काट सकते थे, ऐसा नहीं है। ये रिपीटेड था, पिछली बार आप लोगों ने इस सवाल को कर चुके थे। मेरे अकॉर्डिंग आपके लर्निंग इस पेपर से ये है कि आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटना आना चाहिए। आपको 5 से अधिक स्टेट वाले ऑप्शन के एक टाइप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। कॉमन सेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। दिमाग को एक्टिव रखो 100%, रट्टा मारने पे छोड़ दो। अच्छा तो अच्छा